हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या देख रहे थे? राजपूत काल देख रहे थे। और राजपूत काल में हमने कल देख लिया, गहड़वाल वंश देख लिया, गुर्जर प्रतिहार वंश देख लिया, और राजपूत काल की आज लास्ट क्लास है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर्षवर्धन के बाद के शासक कोई भी प्रतापी नहीं रह जाएंगे। हाँ, हर्षवर्धन के बाद के कोई भी शासक प्रतापी नहीं रह जाएंगे। तो जब वो प्रतापी नहीं रह जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद मतलब यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय सामंत उभर करके वहां वहां क्षेत्रीय सत्ता को प्राप्त करेंगे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार आएंगे, बंगाल के पाल वंश आएंगे और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश आएंगे। तो इसी कस्म में, इसी कड़ी में, इस श्रृंखला में त्रिपक्षीय संघर्ष होगा इन तीनों के बीच में, जिसमें अंतिम रूप से कौन विजय प्राप्त कर लेगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। फिर आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार वंश का भी पतन हो जाएगा। तो जितने भी भारत में शासक रहेंगे सब किसके अंडर में आ जाएंगे? सब सामंत बन जाएंगे गुर्जर प्रतिहार के। लेकिन जैसे ही गुर्जर प्रतिहार का पतन होगा तो सभी जगह के क्षेत्रीय राजा क्या हो जाएंगे? सामंत से वो राजा बन जाएंगे। जैसे हम देखेंगे कन्नौज में आगे चल करके क्या आ जाएगा? गहड़वाल वंश आ जाएगा। मालवा में क्या आ जाएगा? परमार वंश आ जाएगा। गुजरात में कौन आ जाएंगे? चालुक्य वंश आ जाएगा। ठीक है। फिर हम वहां अजमेर साइड जाएंगे तो उन्हें हम सांभर झील के पास शाकंभरी के चौहान या चहमान वंश का आ जाएगा, जहां से पृथ्वीराज चौहान आएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये अलग अलग क्षेत्र में, फिर यहाँ मध्य प्रदेश में चेदी में आ जाएंगे, जो चेदी महाजनपद के समय हमने पढ़ा था। तो चेदी में चंदेल वंश आ जाएंगे, जिन्हें जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। और त्रिपुरी जबलपुर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे? कलचुरी वंश आ जाएंगे। और ये सभी में आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। और लड़ाई होने के बाद इसी लड़ाई का फायदा, इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठा करके कौन आ जाएंगे? अरबी आक्रमणकारी आ जाएंगे और तुर्क आक्रमणकारी आ जाएंगे। और भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करके मुस्लिम सत्ता को क्या कर देंगे? स्थापित कर देंगे। ठीक है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताइए? मालवा का परमार वंश। तो जैसा मैंने आप लोगों को अंतिम लेक्चर में ही बता दिया था कि आखिर मतलब राजपूतों की उत्पत्ति का जो सबसे ज्यादा मतलब अभी तक का प्रचलित एक सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है बताइए? अग्निकुंड का सिद्धांत। तो ऐसा माना जाता है कि मालवा के जो परमार हैं, इनकी यानी कि मालवा के जो परमार राजपूत हैं, तो इनकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई थी। ठीक है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसकी कहानी आप लोगों को बताई थी कि मतलब जो वशिष्ठ ऋषि रहते हैं, तो उनके पास एक कामधेनु गाय रहती है। उस कामधेनु गाय को कौन चुरा करके लेके चला जाता है? विश्वामित्र चले जाते हैं। तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस कामधेनु गाय को वापस पाने के लिए वशिष्ठ ऋषि कहाँ पे? आबू पर्वत में, राजस्थान के आबू पर्वत में जाकर के यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ से एक धनुर्धारी व्यक्ति उत्पन्न होता है। जैसे उसमें आहुति डालते हैं तो उस आहुति से एक धनुर्धारी वीर निकलता है, जो कि किसको लेकर के आता है? उनकी गाय को वापस निकल लेकर के आता है। तो ये जो धनुर्धारी, यज्ञ की आहुति से ये जो धनुर्धारी वीर निकलता है, तो यही धनुर्धारी वीर और कोई नहीं बल्कि कौन रहता है बताइए? परमार वंश का शासक रहता है। ठीक है। और परमार का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। जब मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ते हैं तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। ठीक है। शत्रुओं का नाश करने वाला। और यही धनुर्धारी वीर जा करके और किसकी? वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय को क्या कर लेता है बताइए? वापस ले आता है। ठीक है। क्या कर लेता है? वापस ले आता है। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। बात आती है कि आखिर इस मालवा परमार वंश के संस्थापक क्या है। जैसे आपका प्रीलिम्स हो गया या वनडे का एग्जाम हो गया, तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके संस्थापक कौन हैं। ठीक है। तो हम परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के जो संस्थापक हैं, ठीक है, तो परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो इसको परमार वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? उपेंद्र, या इसी को हम कृष्ण राज भी कहते हैं। कृष्ण राज, उपेंद्र, या इसी को हम क्या कहते हैं बताइए? कृष्ण राज भी कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। और ये सब कौन थे? क्या मैं बताया ना कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन जीता था? गुर्जर प्रतिहार जीते थे। तो ये सब गुर्जर प्रतिहार के सामंत रहेंगे। तो पूछा जाएगा कि ये मूल रूप से कौन थे? तो ये कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं जी, जी यानी गुर्जर, पी यानी प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार के क्या थे बताइए? ये सामंत थे। आगे चल करके जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार को आगे चल करके मतलब जब त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाएगा
तो वहां तो जीत जाएंगे, लेकिन उसके आगे गुर्जर प्रतिहार का क्या होगा समझ लीजिए। तो उसके आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार की लड़ाई किससे होगी? राष्ट्रकूटों से। तो राष्ट्रकूट का एक राजा आएगा इंद्रदूति। तो इंद्रदूति यहाँ क्या करेगा? गुर्जर प्रतिहार को क्या करेगा? परास्त करेगा। तो इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार कमजोर होते चले जाएंगे। तो गुर्जर प्रतिहार जैसे कमजोर होते चले जाएंगे तो जितने भी भारत के क्षेत्रीय सामंत हैं वो वहां के क्या बन जाएंगे? शासक। अभी ये सामंत के रूप में काम कर रहे हैं। किसके रूप में काम कर रहे हैं? सामंत के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो राजधानी रहती है यानी कि कैपिटल रहती है वो क्या? मध्य प्रदेश का शहर धार, ठीक है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट शहर क्या बन जाता है? अब धार बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार मतलब मैंने बताया कि आखिर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है ना। यहां देखिए समझिए, हालांकि त्रिपक्षीय संघर्ष तो जीत गए हैं। कौन जीत गए हैं? जीपी, गुर्जर प्रतिहार। लेकिन दक्षिण से कौन अटैक कर दिए हैं? राष्ट्रकूट अटैक कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? कमजोर। तो इस स्थिति का फायदा उठा करके, इस स्थिति का फायदा उठा करके आपका जो मालवा है, तो मालवा में कौन आ जाएगा? परमार आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपने आप को अभी राजा घोषित नहीं कर रहे हैं, राजा आगे चल करके घोषित करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सभी शासकों को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया नहीं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जब जानकारी नहीं तो हमें पढ़ना नहीं, ठीक है। तो जैसे वैरी सिंह फर्स्ट आएंगे, इसके बाद सीयक फर्स्ट आएगा, फिर वाकपति वन आएगा, फिर वाकपति टू आएगा। तो ये सब कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई नहीं किया, ठीक है। तो अगला शासक जो इंपॉर्टेंट है तो हम उसे पढ़ेंगे। तो अगला है सीयक टू। तो पहला इंपॉर्टेंट शासक कौन? उपेंद्र। उपेंद्र के बाद आते हैं 4-5 शासक जो कोई मतलब के नहीं है। इसके बाद है ना, क्योंकि वो सब कचरा आपको पढ़ना नहीं हो। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इसे कहा जाता है सीयक टू, या इसी का नाम हर्ष। अब ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन मत कर देना। इसे किस नाम से जाना जाता है? हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ज्यादातर सीयक दो को नाम से, ठीक है। अब अब बात आती है कि अब इसके बाद वहां पे कौन कमजोर पड़ रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को समझाया ना कि कौन कमजोर पड़ रहा है, बताइए। जीपी। तो जीपी कमजोर पड़ेगा तो ये मालवा। तो यहाँ पे सामंत है, लेकिन जीपी और ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। किससे? राष्ट्रकूट से। तो राष्ट्रकूट से ये और ज्यादा इनकी कमर टूट जाएगी। तो आगे चल के हर्ष अपने आप को सामंत से राजा घोषित कर देगा। क्या बोलेगा? कि अब मैं सामंत नहीं, मैं ही क्या हूं बताओ? राजा हूं। तो इस प्रकार परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता है कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो कौन चला जाएगा? सीयक द्वितीय। और पूछेगा परमार वंश का संस्थापक कौन है, तो वो कौन जाएगा? उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है। तो ये परमार वंश का क्या हो गया बताइए? वास्तविक एक संस्थापक। तो समझ में आ गया इतना आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो प्रतिहार लोग नाराज हो जाएंगे कि भैया ये तो हमारा सामंत था, लेकिन ये हमसे क्या करेगा बताइए? हम ही से छुट्टी चढ़ा लिया। तो कौन नाराज हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आकर के नाराज हो जाएंगे कौन? प्रतिहार। तो अब प्रतिहार, अब इसे पूरी तरह से राजा बनने के लिए प्रतिहारों से संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं? प्रतिहारों को परास्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसकी लड़ाई किससे होगी? प्रतिहारों से होगी। तो कौन जीत जाएगा? हर्ष। हर्ष या सीयक द्वितीय यहाँ पे क्या है बताइए? जीत जाएगा। तो इस बार ये जीत जाएगा तो ये स्थायी रूप से यहाँ पे क्या बताइए? स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। कौन स्थापित हो जाएगा? हर्ष स्थापित हो जाएगा। और ये इंदौर के आसपास के पूरे क्षेत्रों में क्या करेगा बताइए? जीत जाएगा। अब इसी सेम पैरेलल में है ना, जैसे ये मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है कौन सा बताइए? मालवा। तो यहाँ मालवा में कौन आ गया है बताइए? परमार। और सेम पैरेलल टाइम में इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे और इसी समय ये कलिंजर का जो किला हो गया, चित्रकूट, बांदा, ये पूरा क्षेत्र, टीकमगढ़, यहाँ पे कौन आ गया है? चंदेल। जब हम महाजनपद में पढ़े थे यहाँ पे क्या पढ़े थे बताइए? चेदी राज, ठीक है। और यहाँ जबलपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, इससे यहाँ पे कौन आ गए हैं? कलचुरी आ गए हैं। समझ में आया? अब ये सब में आपस में संघर्ष होगा, लड़ाइयाँ होगी। क्यों लड़ाइयाँ होगी समझ रहे हो? क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि ये लोग सामने आना चाहेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है। तो अब
इसने किसकी छुट्टी कर दी वहां जाकर के देखो, यहाँ यहाँ पे कौन बैठे हैं बताइए, जीपी। जीपी की क्या कर दी पूरी तरह से छुट्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक है इस समय, वो कौन है बताइए, चंदेल। तो अब चंदेल इन पे क्या करेंगे बताइए, अटैक करेंगे। स्थानीय शक्ति सबसे ज्यादा इस समय स्ट्रांग कौन है बताइए, चंदेल है। तो अब यहाँ पे कौन, चंदेल का शासक, बहुत प्रतापी शासक, जिसका नाम क्या है, यशोवर्मन। तो चंदेल शासक यशोवर्मन, ठीक है। सॉरी, है ना। तो इससे लड़ाई होगी, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रतापी शासक रहता है चंदेल वंश का कि ये जीत जाएगा। किससे, सियक सेकंड से, यानी कि हर्ष से। यहां पर हर्ष किससे पराजित हो जा रहा है, अपने पड़ोसी राज्य, और पड़ोसी राज्य यानी किससे बताइए, चंदेलों से पराजित हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसकी तीसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, अब इसी स्थिति का फायदा कौन उठाएंगे, यहाँ पे नीचे कौन है बताइए, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट भी मौका परस्त है, ठीक है। अब ये राष्ट्रकूट से क्या है बताइए, हार गए हैं, और दक्षिण में सबसे शक्तिशाली कौन है बताइए, राष्ट्रकूट है। तो इस स्थिति का फायदा कौन उठाएगा भैया, जो शक्तिशाली रहेगा वो फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। कौन कौन शक्तिशाली है बताओ, ये शक्तिशाली है तो अटैक करेगा, और ये शक्तिशाली, अभी कलचुरी अटैक नहीं करेंगे क्योंकि कलचुरी खुद ही फंसे हैं चंदेल से। पहले चंदेलों के संबंध कलचुरी रहेंगे, फिर कलचुरी हरा देंगे चंदेल को, फिर चंदेल हरा देंगे कलचुरी को। ये कहानी रहेगी वहां पे, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ ये मजबूत है तो ये लड़ेंगे, तो मजबूत हो गए कि नहीं है, की छुट्टी कर दिए हैं। तो अब राष्ट्रकूट अटैक करेंगे। तो अगला जो युद्ध होगा वो कौन होगा बताइए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक यहाँ पे कौन रहेगा, खोटिग। लेकिन यहाँ पे खोटिग को हरा देगा, कौन हरा देगा, सियक सेकंड। सियक सेकंड मतलब क्या है बताइए, हर्ष। समझ में आया, ठीक है। तो मालवा का जो परमार वंश का जो कौन था बताइए, सबसे मतलब इसका जो वास्तविक संस्थापक था, उसकी लड़ाई किससे होगी, जो जो यहाँ मजबूत है, जीपी मजबूत है, आर मजबूत है, और चंदेल मजबूत है। तो इनसे क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें से ये सबकी छुट्टी कर देगा। लेकिन चंदेल का यशोवर्मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, याद रखना इसका नाम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इससे क्या हो जाएगा बताइए, हार जाएगा। और ऐसे आप मैप बना लीजिएगा तो वन शॉट में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, बाद बाद में अगर वहां की तत्कालीन परिस्थिति से अगर आप समझ गए, इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में या भारत के इतिहास में, तो आपको अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला शासक आता है यहाँ पे, कौन, वाकपति मुंज, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछता है, सियक द्वितीय ने किसको किसको परास्त किया, तो जीपी को और आर को, और हार किससे गया बताइए, चंदेलों से। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, इतना लिख लिए हैं आप, नोट कर लिए हैं। ये सामान्यतः राजपूतों का इतिहास कोई पढ़ाता नहीं है, क्यों क्यों नहीं पढ़ाता है, एक तो मतलब इसकी जानकारी नहीं मिलती है, कई चीजें बुकों में भी नहीं मिलती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी पक रही है कि नहीं, तो इसलिए इसे कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो आपको पढ़ाएं एक बार, इसी के साथ यूट्यूब में आपकी पूरी एक सीरीज से प्लेलिस्ट तैयार हो जाए। तो जैसे अभी आपकी छुट्टी आ रही है दिवाली की, नहीं तो आराम से आप 2x की स्पीड में पूरा रिवीजन कर मारिएगा 4-5 दिन में, ठीक है। तो पूरा रिवीजन करा लेंगे तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर है। अगला है वाकपति मुंज। अगला प्रतापी शासक है परमार का, कौन, वाकपति मुंज। वाकपति मुंज, ठीक है। अब एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि जो हर्ष रहता है, यानी कि जो सीएक सेकंड रहता है, तो सीएक सेकंड को कोई पुत्र नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये जो वाकपति मुंज है, तो मुंज शब्द का अर्थ क्या होता है, लंबी लंबी घास। आप कभी नेशनल पार्क गए होंगे तो वहां देखे होंगे जिस घास में टाइगर छुपता है, ठीक है, बड़ी बड़ी घास रहती कि नहीं, तो उसी घास में एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। वही रोता हुआ बच्चा कौन है बताइए, वाकपति मुंज। तो इस प्रकार ये सीएक सेकंड का, किसका बताइए, सियक सेकंड का दत्तक पुत्र हुआ कि नहीं हुआ बताइए, इसका दत्तक पुत्र कौन हुआ बताइए, वाकपति मुंज। या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, क्या नाम है इसका, मुंज, ठीक है।
समझ में आया? वास्तविक पुत्र नहीं है। हालांकि होगा क्या कि इसके 10 वर्ष बाद जब ये इसको मिलेगा, कौन मिला ये, तो इसके 10 वर्ष बाद क्या होगा, इसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी बताइए? इसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका नाम रहेगा सिंधुराज। सिंधु राज। देखो फिर से समझना, इसके कोई पुत्र नहीं था, सीएक सेकंड यानी कि हर्ष, इसके कोई भी पुत्र नहीं था। तो इसको घास में एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिलता है, तो इसलिए उसका नाम क्या रखते हैं, मुंज। तो उसका पूरा नाम क्या, वाकपति मुंज। तो इसके बाद अगला शासक कौन आएगा, ये। लेकिन जब इसको मुंज इसको मिलता है, तो अब अगला राजा किसको बना देगा, इसी को। लेकिन उसके 10 वर्ष बाद कौन आ जाता है, सिंधुराज। तो पहले कौन बनेगा, मुंज, और मुंज के बाद कौन राजा बनेगा, सिंधुराज। समझ में आया? तो अभी अभी कौन शासक है बताइए, वाकपति मुंज। ठीक है। अब इसी समय आप यहाँ पे मैप देखेंगे, तो अब यहाँ पे कलचुरी स्ट्रांग, इसके समय आते तक कलचुरी ताकतवर हो गए, क्योंकि कलचुरी ने किसको पीट दिया है, चंदेलों को। क्योंकि पहले चंदेल के सामंत के रूप में काम कर रहे थे कलचुरी, तो अब ये वेट करेंगे ना ये कब वीक हों, तो जैसे ही वीक हुए तो अब इनके समय में, इसके समय में जब हम मैप में आएंगे तो कौन स्ट्रांग हो गया है बताइए, कलचुरी। ठीक है। अब जब कलचुरी स्ट्रांग हो जाएंगे तो कलचुरी की लड़ाई इनसे होगी कि नहीं होगी बताइए, कलचुरी यहाँ पे लड़ाई करेंगे, तो कलचुरी की तरफ से राजा कौन आएगा, युवराज सेकंड। ठीक है। तो यहाँ यानी कि मुंज, वाकपति मुंज की पहली जो लड़ाई होगी वो किससे होगी बताइए, कलचुरी नरेश युवराज से, युवराज सेकंड। अब इसमें क्या होगा, चूंकि ये मजबूत स्थिति में है तो बट ऑब्वियस है ये जीत जाएगा। ये अभी अभी नया नया राजा बना है, तो ये क्या है बताइए, हार जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब अब यहाँ पे ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा लूटेगा। क्या करेगा बताइए, इसने इसके क्षेत्र को बहुत ज्यादा क्या किया बताइए, लूटा। और यहाँ पे वड़िक नामक गांव था, कौन, इसका एक गांव, किसका गांव, मुंज का, जो वड़िक गांव था। तो वड़िक गांव किसको ये दे देगा, ये दान दे देगा। और ये दान किसको दे देगा, ब्राह्मणों को दान में दे देगा। ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो मुंज है, तो मुंज किससे हार जा रहा है, युवराज सेकंड से। बदले में उसने इसके क्षेत्र को बहुत ज्यादा लूटा, किसको बताइए, मालवा को। और बीच का इनकी सीमा क्षेत्र में एक गांव लगता था वणिक, उस गांव को किसको उठा करके दे दिया, सीधे से ब्राह्मणों को दान में दे दिया। किसने, युवराज सेकंड ने, जो क्या है बताइए, कलचुरी शासक है। ठीक है। अब इसी स्थिति का फायदा उठा करके अब देखो दक्षिण में क्या चल रहा है, बता रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले कौन आए थे, आपको मैंने सब कुछ बता चुका है। ठीक है। सबसे पहले वातापी के चालुक्य आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे बताइए, कल्याणी के चालुक्य, फिर वेगी के चालुक्य, और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा बताइए, राष्ट्रकूट आ जाएगा। अभी अभी ये गैप में कौन चल रहा है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट चल रहा है कि नहीं, तो राष्ट्रकूट की छुट्टी करके कौन आ जाएगा यहाँ पे, मैंने आप लोग को बताया था, कल्याणी के चालुक्य। और राजा का नाम क्या रहेगा बताइए, तैलप, तैलप सेकंड। अगर आप कनेक्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे तो सारी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो तैलप सेकंड आ रहा है, तैलप सेकंड कहाँ से शक्तिशाली बन गया, देखो राष्ट्रकूट यहाँ थे, इसकी लड़ाई पिछले वाले की किससे हुई बताइए, राष्ट्रकूट से लड़ाई हुई। तो राष्ट्रकूट को हर्ष ने पीटा कि नहीं पीटा। अब यहाँ पे कौन कौन मजबूत है बताइए, राष्ट्रकूट अब कमजोर हो जाएंगे, और राष्ट्रकूट को कमजोर करके कौन आ जाएंगे बताइए, चालुक्य आ जाएंगे। और कहाँ के चालुक्य आ जाएंगे, कल्याणी के चालुक्य। और इसकी स्थापना कौन करेगा, कौन राजा करेगा बताइए, तैलप सेकंड। तो अब तैलप सेकंड भी आएगा कि नहीं आएगा बदला लेने के लिए, बट ऑब्वियस है आएगा ना। समझ रहे हो ना कौन आएगा, या तो चंदेल जब ताकत तो फर्स्ट फेज में चंदेल ताकत तो रहेंगे तो वो आक्रमण करेंगे, सेकंड फेज में कौन रहेंगे, कलचुरी, और साथ में नीचे कौन मजबूत था, पहले राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद कौन आ जाएगा बताइए, चालुक। तो अब चालुक यहाँ पे आक्रमण करेंगे, समझ रहे हो। तो अगली लड़ाई मुंज की होगी। मुंज की लड़ाई किससे होगी बताइए, तैलप से होगी, तैलप सेकंड। और तैलप सेकंड कौन है, ये और कोई नहीं बल्कि क्या है बताइए, चालुक्य है, और कहाँ का, कल्याणी का। समझ में आया। ठीक है। तो कौन जीत जाएगा बताइए यहाँ पे, तैलप सेकंड। तो मुंज लगातार क्या है, एकदम नया नया आया है, और लगातार क्या है बताइए, ये मतलब जो है तो यहाँ पे मतलब जो है तो इसको मतलब जो है तो इससे परास्त हो गया। ठीक है। लेकिन अब मुंज यहाँ पे रुकेगा नहीं,
अब इस चीज का वो क्या करेगा बताइए, बदला लेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद लगातार 6 बार मुंज, हाँ इसमें होगा क्या देखना, तो यहां पे शुरुआत में 6 बार कौन जीतेगा, मुंज जीतेगा। कौन जीतेगा, मुंज। लेकिन जब 7वीं बार लड़ाई होगी तो कौन जीत जाएगा, तैलब जीत जाएगा। समझ रहे हो, 6 बार युद्ध में कौन जीतेगा, मुंज। लेकिन जब फाइनल मैच होगा तो फाइनल मैच में कौन जीत जाएगा बताइए, तैलब जीत जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा, किसको, मुंज को। और बंदी बना करके कहाँ कर देगा इसको, जेल में। और जेल में इसकी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। तो हालांकि मुंज बहुत शक्तिशाली शासक था, 6 बार देखो जीत रहा है, लेकिन लास्ट बार फायदा किसको मिल गया बताइए, तैलब सेकंड को मिल गया। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, तो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा विद्वान शासक था। और इसी के साथ इसके मतलब दरबार में कई कवि रहते थे, है ना। उनको देखते हैं, कवि और उनकी रचना, ये आपसे पूछता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नव सहसांक चरित, आपसे एग्जाम में भी पूछता है, नव सहसांक चरित। तो ये जो पुस्तक है नव सहसांक चरित, तो ये किसने लिखा है, किसने लिखा है, तो पद्मगुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है, पद्मगुप्त ने लिखा है। ठीक है, हालांकि नव सहसांक चरित्र में ये बताया गया है, ये जो स्टोरी बताई है ना, ये मैंने पूरी यहाँ पे तो ये बताया है कि आखिर सिंधु राज कैसे आया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि सिंधु राज के जीवन का विवरण है। आपसे अगर कोई पूछे कि नव सहसांक चरित्र में है क्या, तो इसमें सिंधु राज के जीवन का वर्णन है। किसके जीवन का वर्णन है, सिंधु राज। यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि मुंज मिला था, फिर ये समझ में आया। ठीक है, चलो फिर उसके बाद, ठीक है, अभिदान माल एक बुक लिखी गई है, अभिदान माल। तो ये किसने लिखी है, बहुत प्रसिद्ध कवि है, उसका नाम क्या है, हालायुध। तो हालायुध ने क्या लिखी है बताइए, हालायुध किसके दरबार में रहता था, वाकपति मुंज के। और उसने क्या लिखी है बताइए, अभिदान माल पुस्तक लिखी है। ठीक है, फिर एक पुस्तक है 10 रूप, जिसे कौन लिखता है, धनंजय लिखता है। 10 रूप, इसे क्या कौन लिखता है बताइए, धनंजय लिखता है। तो धनंजय, ठीक है। और एक है यशो रूपावलोकन, इसे महासेन लिखता है। यशो रूपा, ठीक है, विलोकन, ठीक है, इसे कौन लगता है, महासेन लिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास का प्रश्न कि पहली बार मालवा शासकों ने, ठीक है, ये सॉरी आपके जो परमार हैं, तो परमार शासकों ने पहली बार लेख में किस लिपि का उपयोग किया, देवनागरी लिपि का। आपसे प्रश्न पूछता है कि वह कौन से शासक हैं जिन्होंने अपनी अभिलेखों में देवनागरी लिपि का, किसका बताइए, देवनागरी जो आप लिख रहे हैं आज, इस लिपि का प्रयोग किया। तो ये कौन वंश के शासक थे बताइए, मालवा के परमार थे। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पूरे हिस्ट्री का। ठीक है, इनके दरबारी कवि को आप जान गए। नव सहसांक चरित्र कौन लिखता है, पद्मगुप्त। अभिदान माल कौन लिखता है, हलायुध। 10 रूप कौन, धनंजय। और यशो रूपा विलोकन कौन, महासेन। ये सब कौन है, ये सब मुंज के क्या है बताइए, दरबारी कवि है। तो समझ में आया वन शॉट में यहाँ पे पूरा ये इनके बारे में। अब अगला शासक कौन बन जाएगा बताइए, सिंधु राज। अगला शासक कौन बनेगा बताइए, सिंधु राज। तो आपसे पूछेगा कि सीयक सेकंड का वास्तविक पुत्र कौन है, तो कौन है सीयक सेकंड का वास्तविक पुत्र बताइए, कौन है सीयक सेकंड का वास्तविक पुत्र कौन है। अरे सिंधु, अभी कहानी सिंधु राजा ही ना हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब उपाधि, तो उपाधि ये कौन सी लेता है, नारायण और सहसांक की उपाधि, नारायण और सहसांक। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि नव सहसांक चरित्र किसके जीवन के बारे में बताता है, सिंधु
राज के। किसके समय में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मुंज के समय में। लेकिन किसके बारे में लिखी गई है? तो किसके बारे में लिखी गई है? सिंधु राज के बारे में लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब बात है कि ये अपने पिता के मतलब किसका बताइए, बदला लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, और इसी के साथ मतलब ये तो इसका भाई हुआ, तो है ना। अब तो चालुक्यों से ये सबसे पहले जाकर के बदला लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंधु राज है तो जाकर के किससे बदला लेगा बताइए? चालुक्यों से। और चालुक्य को क्या कर देगा बताइए? ये परास्त कर देगा। किसको परास्त कर देगा बताइए? चालुक्यों को ये परास्त कर देगा। ठीक है, अब जब ये चालुक्यों को परास्त कर देगा, कहाँ के बताइए? आपके कल्याणी के चालुक्य को। ठीक है, और जिसका नाम क्या रहता है? ये कहाँ के चालुक्य हैं? कल्याणी के। और इसका नाम क्या रहता है बताइए? सत्यासर। तो सत्यासर को क्या कर देगा बताइए? परास्त कर देगा। ठीक है, क्लियर है ना। और अपने क्षेत्र को वापस क्या है, और इसकी एक लड़ाई होगी गुजरात के चालुक्य से। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे चालुक्य रहेंगे। ठीक है, और गुजरात में यहाँ पे एक वंश रहेगा जो चालुक्य नहीं रहेगा, उनको लोग चालुक्य बोलते हैं और पुस्तकों में भी चालुक्य लिखा रहता है। वो कौन सा वंश है? चालुक्य। और उसे सोलंकी वंश भी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसी समय यहाँ पे गुजरात में सोलंकी मजबूत हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसकी लड़ाई किससे होगी बताइए? गुजरात के सोलंकी वंश से, यानी चालुक्य वंश से। और इनको भी सिंधु राज क्या कर देगा बताइए? हरा देगा। तो इस प्रकार सिंधु राज एक प्रतापी शासक था जो चालुक्य को भी हरा रहा है और चालुक्य को भी हरा रहा है। किनको हरा रहा है? चालुक्य को भी हरा रहा है। ठीक है, और चालुक्य नरेश यहाँ पे जो था वो कौन था? चामुंड राज था। ठीक है, कौन था? चामुंड राज। तो समझना, चालुक्यों को भी परास्त कर दिया और चालुक्यों को भी परास्त कर दिया। तो चालुक्य और चालुक्यों को दोनों को परास्त करने वाला कौन होगा? ये होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगला राजा है कौन? हमारा राजा भोज। ठीक है, इसका पुत्र रहेगा परमार वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक, जिसे क्या कहते हैं? भोज। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ आज आपको समझ में आएगा, हम बताते हैं डिटेल में। ठीक है, तो भोज सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। अच्छा, ये टाइम पीरियड कब चल रहा है आपका? ये 1010 में आ गए हम। तो 1010 से लेकर के 1060 तक, है ना, 1000वीं सदी का समय आ गया इसका रहेगा। ठीक है, अब इसकी भी लड़ाई होगी जैसे ही आएगा, तो फिर इसकी लड़ाई होगी भोज की। किससे होगी बताइए? कल्याणी के चालुक्य से। तो ये जीत जाएगा। किससे होगी? चालुक्य। और चालुक्य अभी कौन एक्टिव हो गए हैं? मैंने आपको दक्षिण भारत में बताया था। कहाँ के चालुक्य हो गए बताइए? ये कल्याणी के। ठीक है, अब इसके साथ अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, कि एक एक बहुत प्रतापी शासक रहेगा कलचुरी। कलचुरी एक्टिव हो गए हैं और कलचुरी शक्तिशाली हो गए हैं, मैंने बताया। ठीक है, तो ये साथ प्राप्त करेगा यानी भोज। और भोज के साथ में एक आदमी आएगा जो कहाँ का रहेगा बताइए? कलचुरी। और उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा बताइए? गांगेय देव रहेगा। क्या रहेगा? गांगेय देव। तो ये दोनों मिलकर योजना बताते हैं। ये कहता है कि मैं मालवा का परमार शासक मालवा में बहुत मजबूत हूं, और वहां तुम कहाँ मजबूत हो बताओ? कलचुरी, जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहां तुम मजबूत हो। तो हम दोनों साथ मिलकर के युद्ध लड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे बताइए? साथ में युद्ध लड़ेंगे। और जहां भी हम युद्ध लड़ेंगे तो क्या करेंगे कि आपस में चीजों को क्या कर लेंगे? बराबर बराबर बांट लेंगे। ऐसा इन दोनों के बीच में क्या होती है बताइए? डील होती है। लेकिन आगे चल करके ये दोनों आपस में क्या करते हैं? संधि करते हैं, और संधि करके क्या हो जाते हैं? मित्र। लेकिन आगे चल करके ये क्या हो जाते हैं? शत्रु हो जाते हैं। और शत्रु क्यों हो जाते हैं मालूम है? क्योंकि युद्ध में जब जीतते हैं तो इनके बीच संपत्ति बंटवारा क्या साइन हुआ था बताइए? 50-50। लेकिन इसी को लेकर के क्या हो जाती है बताइए? लड़ाई। तो यही लोग क्या हो जाते हैं? मित्र से क्या बन जाते हैं? शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब शत्रु बन जाते हैं तो अब लड़ाई होगी कि इनकी नहीं? तो अब भोज की लड़ाई हो जाती है। किससे लड़ाई हो जाएगी? ये गांगेय देव से हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि गांगेय देव को बहुत आसानी से भोज ने परास्त कर दिया था।
ये मैदान से तुरंत भाग गया था बहुत जल्दी, मतलब शो स्टार्ट हुआ और एंड हो गया। तो इस आशय में कहा बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और इसी को बोला जाता था गंगू तेली। अब देखो, एक यहाँ पे दंत कथा प्रचलित है। दंत कथा प्रचलित क्या है कि एक महुआ का पेड़ था, तो एक बाप था, उसके पास महुआ का पेड़ था। तो उस महुआ के पेड़ को उसने 3 भागों में बांटा, ठीक है। एक एक बच्चे को दे दिया पत्ती, एक बच्चे को दे दिया फूल, और एक बच्चे को क्या दे दिया, फल, ठीक है। तो जिस जिस बच्चे को पत्ती दिया था, तो वो क्या करने लगे, वो अनाज, ठीक है, अनाज पीसने का काम करने लगे। काहे का काम करने लगे बताइए, आगे चल करके वो अनाज पीसने का काम करने लगे, तो उनको भूंजा बोला जाने लगा। तो यहाँ से भूंजा जनजाति का उदय होता है, ठीक है। जिसको फूल दिया, ठीक है, तो जिस व्यक्ति को फूल दिया, तो वो क्या किया कि उस फूल से उसको शराब बनाने लगा, ठीक है। महुआ के फूल से उसने क्या करने लगा, शराब बनाने लगा। तो यहाँ से कलार जाति का उदय होता है, ठीक है। फिर जिस व्यक्ति को उसने क्या किया, फल दिया, तो उस महुआ के फल से वो क्या करने लगा, तेल निकालने लगा। तो वो क्या कहलाया बताइए, तेली, ठीक है। तो इसी आशय में इसको क्या बोला जाता था बताइए, गंगू तेली। हालांकि ये एक दंत कथा है, ठीक है। चलो, तो समझ में आया आप लोगों को कि गंगू तेली क्यों बोला जाता है, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ और तुरंत ये हार गया, तो इसलिए बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन इसको लोगों ने जातीय सूचक शब्द से जोड़ लिया। किससे जोड़ लिया, जातीय सूचक शब्द से, जो कि एक दंत कथा है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है, कि किस तरह से मतलब ये जो है, तो इसकी अलग अलग राजाओं से क्या हो रही है, राजा भोज की क्या हो रही है बताइए, लड़ाई हो रही है, ठीक है। चलिए, अब इसकी इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन है बताइए, मतलब चेदी का जो लक्ष्मीकर्ण रहता है, यानी कलचुरी भी हरा देगा, अब इसका बदला लेगा। तो इसका बदला लेने कौन आएगा, अगला शासक आएगा। कौन आएगा बताइए, लक्ष्मीकर्ण। और लक्ष्मीकर्ण है कौन बताइए, ये सब कौन है, कलचुरी है, ठीक है। तो कलचुरी भी हरा देंगे, ठीक है, भोज को। और इसी के साथ साथ ये किससे हार जाएगा बताइए, चालुक्यों से भी हार जाएगा, कल्याणी के चालुक्य से भी हार जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएगा, और टेंशन में, चिंता में, ये 2 लड़ाई हार जाएगा, तो इससे ये आ जाएगा चिंता में। और इसी चिंता के कारण ये क्या हो जाएगा बताइए, मर जाएगा, यानी इसकी क्या हो जाएगी बताइए, डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। हालांकि ये एक बहुत बहुत बड़ा विद्वान शासक था, भोज जो था, तो बहुत ही बड़ा क्या था बताइए, ये विद्वान शासक था। खुद ही बहुत सारी पुस्तक लिखता है। कितनी पुस्तक लिखता है, बहुत सारी पुस्तक लिखता है। जिसमें इसकी जो सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है, वो कौन सी है, संस्कृत कंठाभरण। संस्कृत कंठाभरण। और इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ये राजमृगान लिखता है, राजमृगान। और राजमृगान इसकी खगोल विद्या पर आधारित है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। राजमृगान के बाद ये एक लिखता है राजमार्तंड। राजमार्तंड, तो ये इसकी योग विद्या पर आधारित पुस्तक है, ठीक है, किस पर, योग विद्या। राजमार्तंड के बाद ये लिखता है, ठीक है, विद्या विनोद। विद्या विनोद। इसके बाद ये लिखता है श्रृंगार मंजरी, ठीक है। श्रृंगार मंजरी के बाद लिखता है व्यवहार मंजरी। व्यवहार मंजरी। मंजरी वाली जो भी पुस्तक होंगी वो किसकी होंगी बताइए, राजा भोज की होंगी, ठीक है। और आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व। तो ये सभी इतनी सारी रचनाएं, और भी कई पुस्तक लिखता है, ठीक है। तो इतनी सारी मतलब जो है, तो पुस्तक क्या है, ये इसने मतलब बनवाई, ठीक है। और इसी के साथ ये एक बहुत बड़ा संगीत वादक रहता है, ये भी बहुत अच्छा वीणा बजाता है। और ये एक सरस्वती कंठाभरण इसने जो लिखा है, तो इस नाम से एक संगीत विश्वविद्यालय, ये पूरी म्यूजिक पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक क्या खोलता है, विद्यालय खोलता है, ठीक है। उस विद्यालय का नाम ही क्या रहता है, इस पुस्तक के नाम,
ठीक है, और उस पुस्तक का नाम है क्या बताइए? संस्कृत कंठा भरण संगीत विद्यालय खोलता है। ठीक है, और यहीं पर एक सरस्वती जी का मंदिर बनवाता है, जिसमें मूर्ति स्थापित करता है किसकी? सरस्वती जी की। ठीक है, वाक देवी। और यही वाक देवी की मूर्ति आज ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। किस में दी जाती है बताइए? ज्ञान पीठ पुरस्कार में क्या दी जाती है? यही वाग्देवी की मूर्ति, मतलब उसकी कॉपी, वो मंदिर की मूर्ति थोड़ी दे देंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये किसके बारे में पूरी जानकारी थी बताइए? राजा भोज के बारे में जानकारी थी। फिर आगे चल करके इनका क्या हो जाता है बताइए? पतन हो जाता है। ठीक है, ये अंतिम शक्तिशाली क्या रहता है बताइए? शासक रहता है। ठीक है, इसने एक दो मंदिर बनाए हैं। ठीक है, एक चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण और उदयपुर में नीलकंठेश्वर, दो मंदिर बनवाए हैं इसने। इसके अलावा ये दो मंदिर और बनवाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? धार में है। ठीक है, दो मंदिर और बनवाता है, एक कहाँ? राजस्थान के उदयपुर में, और एक कहाँ पे बनवाता है? चित्तौड़ में। ठीक है, एक कहाँ पे बनवाता है? उदयपुर में। ठीक है, और एक कहाँ पे बनवाता है? चित्तौड़ में। ठीक है, उदयपुर में जो मंदिर बनाता है, तो उदयपुर के इसके मंदिर का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण। और यहाँ पे नीलकंठेश्वर, नीलकंठेश्वर। ठीक है, तो दो मंदिर बनवाता है, त्रिभुवन नारायण और नीलकंठेश्वर, दोनों शिव जी के हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला वंश देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में मालवा के परमार के बाद हम जबलपुर का, जिसे पहले तेवर कहा जाता था, यहाँ के मतलब देखते हैं कलचुरी वंश को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला वंश है हमारा कलचुरी वंश। हाँ, तो कलचुरी वंश की कहानी बहुत पहले से, ठीक है। अब इसकी भी उत्पत्ति मैंने बताया, तो उत्पत्ति का सिद्धांत एक तो कुंड वाला सिद्धांत है, ठीक है। और ये अपने आप को चंद्रवंशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रवंशी। राजपूत या तो अपने को चंद्रवंशी बोलेंगे, यानी चंदा मामा का वंशज बोलेंगे, और या तो क्या बोलेंगे? सूर्यवंशी बोलेंगे, कि सूर्य जी का क्या बताइए? वंशज। समझ में आया? ठीक है, अब इनकी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है मालूम है? महाजनपद काल से, बहुत प्राचीन काल से इनकी कहानी शुरू होती है। प्राचीन काल, तो जब प्राचीन काल का इतिहास चल रहा था, समझ रहे हो, तो मैंने आपको 16 महाजनपद बनाई थी। ठीक है, तो उसी 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश में जो दो महाजनपद थी, एक चेदी थी और एक अवंती। ठीक है, तो उसी में से जो चेदी महाजनपद थी, तो यहाँ पे किसका शासन था बताइए? कलचुरी का। इसलिए इसे चेदी के कलचुरी भी बोल दिया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जबकि अभी वर्तमान का 1000 ईस्वी, सॉरी जो हम पढ़ रहे हैं राजपूत काल, 1000 ईस्वी, तो यहाँ चेदी में तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो वो आ गए हैं, कौन? चंदेल आ गए हैं। आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? लेकिन ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? महाजनपद। तो इसलिए कलचुरी को चेदी के कलचुरी ही बोल दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो इस कारण से क्षेत्र विशेष के कारण इन्हें चेदी के भी कलचुरी बोल दिया जाता है। ठीक है, ये अब ये कब की बात पढ़ रहे हैं? प्राचीन की, 6वीं सदी। ठीक है, तो 6वीं सदी में आपने बोला क्षेत्र विशेष के कारण, तो इस समय 6वीं सदी में हम देखें तो वहां से इनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस समय इनका संस्थापक, यानी कि 6वीं सदी में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन रहता है? कृष्ण राज रहता है। कौन रहता है? कृष्ण राज। फिर इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इसका पौत्र रहता है, यानी कि पोता। इसके पौत्र का नाम क्या रहता है? बुद्धराज। बुद्धराज। तो ये जो बुद्धराज है, तो ये हर्षवर्धन का समकालीन है। किसका समकालीन है? हर्षवर्धन का समकालीन।
कौन बताइए? बुद्धराज। ठीक है, चलिए अब आगे चल करके क्या होता है, हर्ष के समय में इनका पलायन हो जाता है। ठीक है, क्यों पलायन हो जाता है? क्योंकि हर्ष के बाद क्या होगा बताइए? त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन जीत जाएगा बताइए? जीपी, गुर्जर प्रतिहार। तो जब गुर्जर प्रतिहार जीतेंगे तो ये, अच्छा ये इनका क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना इनका क्षेत्र है अभी महिष्मती। और महिष्मती वर्तमान का क्या है बताइए? महेश्वर है। ठीक है, देखो इनके बारे में आपको पूरी बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि पुस्तक में समझ में नहीं आ रहा है कि इनका उदय कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे समझो उदय और अंत कहाँ हो रहा है, हम बता रहे हैं। उदय हो रहा है यहाँ खरगोन। खरगोन में आज भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? महेश्वर। एक्टिव कौन हो रहे हैं बताओ? जीपी। सब जगह कौन फैल रहे हैं? जीपी। कन्नौज में कौन फैल रहा है? जीपी। तो जीपी एक्टिव हुए हर्ष के समय में, तो ये पलायन कर जाएंगे। ठीक है, पलायन करके ये कहाँ चले जाएंगे? इनके कुछ लोग चेदी में रहते थे। क्यों? क्योंकि 6वीं सदी में इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ जाएंगे? अपने दादा पुरखों का जो क्षेत्र है, गांव वापस जाएंगे कि नहीं? तो पहले चेदी में थे, चेदी से कुछ लोग कहाँ चले जाते हैं? महेश्वर। लेकिन वापस चेदी आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि कौन एक्टिव हो गया है? जीपी। समझ में आया? अब ये चेदी चले जाएंगे। ठीक है, फिर चेदी में यहां परेशान होंगे किनसे? चंदेल से। तो ये कहाँ जाएंगे? तेवर। और तेवर पता है ना कहाँ है? जबलपुर। इस तरह ये कलचुरी का क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो यहां से दो शाखा निकलेंगी, कुछ लोग तेवर चले जाएंगे और कुछ यहाँ यूपी चले जाएंगे। तो यूपी में चले जाएंगे गोरखपुर। और गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? गांव देवरिया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसे इनकी शिफ्टिंग होगी और कहाँ कहाँ चले जाएंगे? समझ में आया? फिर से देखो, 6वीं सदी में उत्पन्न कहाँ होंगे? चेदी में। चेदी से कहाँ चले जाएंगे? महेश्वर। यहाँ जब हर्षवर्धन के समय कौन? 3D। आफ्टर 3D त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होगा? जीपी। तो जीपी एक्टिव होंगे तो इनको कहाँ भागना पड़ेगा? चेदी। तो चेदी से कुछ लोग कहाँ चले जाएंगे? देवरिया। और कुछ लोग कहाँ चले जाएंगे? तेवर। इस प्रकार से कल्चरल शिफ्ट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक शाखा कहाँ चली जाएगी? देवरिया। तो देवरिया वाली शाखा जो रहेगी, तो आगे चल करके वहां उनका क्या हो जाएगा बताइए? पतन हो जाएगा। ठीक है, और एक एक लोग भाग करके कहाँ पे आ जाएंगे बताइए? यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे? तेवर में आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? तेवर, इसी को क्या बोलते हैं हम वर्तमान में? त्रिपुरी। उस समय भी ये राजधानी अपनी क्या बनाएंगे? त्रिपुरी। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गांव बसाएंगे, और उस गांव का नाम क्या रहेगा बताइए? तेवर। ठीक है, चलो अब इसके बाद जीपी के बाद कौन आ जाता है? मैंने कल आपको बताया था, गहड़वाल वंश। तो गहड़वाल वंश के ही सामंत बन जाएंगे। कौन सामंत बन जाएंगे? जो कलचुरी देवरिया में जाएंगे। तो समझ में आया? देवरिया का क्या हुआ? जो कलचुरी की शाखा देवरिया गई, वो आगे चल करके गहड़वाल के सामंत बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, और इनका क्या होगा? त्रिपुरी के कलचुरी। तो अब हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी ये 300 वर्ष तक शासन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, इनकी कहानी कब तक चलेगी बताइए? 300 वर्ष, यानी लगभग 1203 तक जाएगी। 9 से 1200, 900 से लेकर के कहाँ? 1200 तक जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अब सबसे शक्तिशाली कौन बन जाएंगे? त्रिपुरी के कलचुरी। ये क्या बन जाएंगे बताइए? सबसे ज्यादा पावरफुल। तो त्रिपुरी में कौन स्थापित करेगा? तो आपसे जब पूछेगा कि सिंपल प्रश्न पूछेगा कि कलचुरी वंश की क्या संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे आप? कृष्णराज है। इसीलिए बुकों में कंफ्यूजन होता है, समझ रहे हो? लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछेगा, वो मेंशन करेगा पूछने वाला त्रिपुरी के कलचुरी। तो त्रिपुरी की कलचुरी यानी कि अब यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग,
तो त्रिपुरी में कौन स्थापना करेगा कलचुरी वंश की? तो इसका नाम कोक्कल प्रथम रहेगा। क्या रहेगा? कोक्कल प्रथम। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो कलचुरी का संस्थापक कृष्णराज, और त्रिपुरी के कलचुरी का संस्थापक कोक्कल प्रथम। ठीक है। अब शुरू में ये क्या रहेंगे? प्रतिहारों के सामंत, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद कौन जीतेगा बताइए? प्रतिहार। तो शुरू में ये जीपी गुर्जर प्रतिहार के क्या रहेंगे बताइए? सामंत। लेकिन ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वैवाहिक संबंध करेंगे। इनको अपने आप को क्या करना है? मजबूत बनाना। तो मजबूत बनाने के लिए कौन सी नीति का इस्तेमाल करेंगे? वैवाहिक संबंध। अब देखो समझना, ठीक है। तो बगल में चंदेल है, चंदेल परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? और चंदेल ताकतवर है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता है, तो चंदेल की राजकुमारी से शादी कर लेंगे। तो अब चंदेल इनसे नहीं लड़ेंगे। तो चंदेल की जो राजकुमारी है जिसका नाम क्या है? नट्टा देवी। नट्टा देवी। तो इसकी शादी होगी। इसकी शादी किससे होगी बताइए? कोक्कल फर्स्ट से। फिर इनसे इनकी क्या होगी? इनसे इनकी क्या होगी बताइए? पुत्री होगी। इनसे क्या उत्पन्न होगी? इनकी पुत्री। तो इस पुत्री का विवाह ये किससे कर देंगे? पुत्री हुई, तो इस पुत्री का ये विवाह किससे कर देंगे? राष्ट्रकूट से कर देंगे, क्योंकि नीचे राष्ट्रकूट बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, अभी समझाया ना पूरा राष्ट्रकूट बीच में। तो ये राष्ट्रकूट से क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। तो चंदेल भी इन पे अटैक नहीं करेंगे और राष्ट्रकूट भी अटैक नहीं करेंगे। क्यों अटैक नहीं करेंगे? क्योंकि इन दोनों से क्या स्थापित कर लेंगे? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार ये मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। देखा ना इन्होंने अपने आप को मजबूत कैसे किया? दक्षिण में इस समय कौन इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रकूट। और उत्तर में कौन इंपॉर्टेंट है? चंदेल। तो दोनों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अगला शासक शंकरगढ़ आएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मजबूत शासक नहीं है। और इसके बाद सबसे प्रतापी शासक आएगा, आप लोग ने पढ़ चुका है, आपने हालांकि युवराज सेकंड को पढ़ा था, इसके पहले कौन आएगा? युवराज फर्स्ट आएगा। ठीक है। तो युवराज फर्स्ट जो है, तो किसको हराएगा? बंगाल में जो पाल हैं। और यही पाल के बाद छुट्टी हो जाएगी तो कौन आ जाएंगे बताइए? सेन आ जाएंगे। ठीक है। और ये आगे चल करके कलिंग, कलिंग तक हराएगा और लूट के आएगा, वहां पे कलिंग को भी हराएगा। और बंगाल के कलिंग में इस समय कौन थे? तो कलिंग में गंग शासक थे। तो कलिंग के गंग शासक को भी हराएगा। बंगाल को हराने के बाद कलिंग के गंग शासक को भी हराएगा। कौन? युवराज प्रथम। ठीक है, क्लियर है? इसी के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होगी। आपने पढ़ा था, किसको पढ़ा था आपने? राजशेखर को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? राजशेखर। और राजशेखर कहाँ रहता था बताइए? कन्नौज में रहता था। ठीक है। तो ये कन्नौज से शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगा? कलचुरी। तो बोलता है किसके समय में, किस कलचुरी शासक के समय में राजशेखर महान कवि कन्नौज से शिफ्ट होकर के कलचुरी आता है? तो वो कौन है बताइए आपको? युवराज प्रथम है। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसने जबलपुर में इसके समय में 64 युगनी मंदिर भेड़ा घाट में इसका निर्माण हुआ। 64 युगनी मंदिर का निर्माण। ठीक है। हालांकि अभी जस्ट रिसर्च में पता चला कि सातवाहना ने कराया था और पहले हुआ था, लेकिन अभी जितना बुक में लिखा है आप वो लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट शासक युवराज सेकंड। तो जो युवराज सेकंड, अभी अभी मैंने बताया, युवराज सेकंड की लड़ाई किससे होती है बताइए? मुंज से। किससे होती है बताइए? मुंज से। ठीक है। इसकी लड़ाई किससे होती है बताइए? मुंज से। हमने पढ़ा था मुंज को। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो ये था हमारा कौन बताइए? युवराज फर्स्ट, और क्या है बताइए? युवराज सेकंड। इसके बाद अगला शासक, अगला शासक आता है गांगेय देव। अगला कलचुरी का शासक कौन आता है बताइए? गांगेय देव।
तो गांगेय देव के बारे में मैंने अभी क्या बताया था, इसी को गंगू तेली या गंगुआ कहते हैं। और ये शुरू में मित्रता किया था, किससे मित्रता किया था बताइए, राजा भोज से। किससे मित्रता किया था, भोज, यानी कि भोज प्लस गंगू, ये दोनों क्या रहते हैं आपस में, मित्र। क्या रहते हैं बताइए, दोनों आपस में मित्र रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है इनमें, मित्र के बाद क्या हो जाते हैं, शत्रु, क्योंकि संपत्ति को लेकर क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो उसमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है। ये पहला राजपूत शासक था, कौन, गांगेय, पहला राजपूत शासक था, है ना, जिसने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। हालांकि सोने के सिक्के तो इसके पहले भी चलते थे, लेकिन राजपूत शासकों में कौन था, तो राजपूत शासकों में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के चलाए, तो वो कलचुरी शासक गांगेय देव ने। आ रहा है समझ में। और इसने उपाधि भी धारण की थी विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि धारण की थी इसने, विक्रमादित्य की उपाधि धारण इसने की थी, ठीक है। और इसी के साथ ये महाराजा धीराज और महामंडलेश्वर, महाराजा धीराज और महामंडलेश्वर की उपाधि क्या करेगा ये बताइए, धारण करेगा। इसके बाद अगला शासक आता है लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण भी बहुत प्रतापी शासक है। लक्ष्मीकर्ण किस चीज के लिए जाना जाता है, लक्ष्मीकर्ण इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये भी जाकर के कलिंग को फिर से जीत लिया था, कलिंग तक जीत लिया था। कहां तक जीत लिया था, कलिंग, चंदेल, परमार सबकी छुट्टी कर देगा। देखो ये किस किस की छुट्टी कर देगा, वहां कलिंग को भी जीतेगा, कलिंग के बाद साथ में जो परमार हैं इनको भी पीटेगा, चंदेल को भी पीटेगा, सबको लगातार पीटेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। चंदेल शासक जो इस समय था उसका नाम क्या था, देववर्मन। क्या नाम था, देववर्मन था, ठीक है। तो इस प्रकार ये इन तीनों को हराएगा, इसलिए त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करेगा। कौन सी उपाधि धारण करेगा, त्रिकलिंगा, मतलब कलिंग को मिलाकर के कितने, तीन, तो त्रिकलिंगाधिपति। समझ में आया है। ये क्या था बताइए, हमारा लक्ष्मीकरण था। लक्ष्मीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये खुद पराजित हो जाएगा, कीर्तिवर्मन। अंतिम में क्या होगा इसका, लक्ष्मीकरण का, तो अंतिम में लक्ष्मीकरण का ये होगा कि चंदेल शासक रहेगा, जो कौन रहेगा बताइए, कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन से खुद ही पराजित हो जाएगा। कौन पराजित हो जाएगा, लक्ष्मीकर्ण, यही शासक, ठीक है। समझ में आया। इसे कर्णदेव भी कहते हैं, लक्ष्मी कर्ण को, है ना। जैसे स्थानीय नाम जो आपको त्रिपुरी में इसका मिलेगा, तो वो मिलेगा कर्णदेव। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, कर्णदेव कौन राजा था, तो कर्णदेव कोई और नहीं था बल्कि कौन था, लक्ष्मीकरण। लक्ष्मीकरण को ही क्या कहते थे बताइए, कर्णदेव। जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर आप वर्तमान में देख रहे हैं, इसी ने बनवाया था, लक्ष्मीकर्ण ने बनवाया था। हालांकि यहाँ भी डिस्प्यूट है कि लक्ष्मीकर्ण ने नहीं, सातवाहन ने बनाया था। लेकिन ये मंदिर आकर आगे चल करके भूकंप आया था तो नीचे धंस गया था। तो लक्ष्मीकर्ण के समय में ये मूर्ति मिली थी, जो आप देखने जाते हो दर्शन करने। तो लक्ष्मीकर्ण ने इसे दोबारा स्थापित करके अपनी कुल देवी बनाया था। किनको, त्रिपुर सुंदरी को। तीन रूप है ना वहां माँ के, काली, सरस्वती और लक्ष्मी। समझ में आया। तो इसने अपनी कुल देवी बनाया त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। इसके बाद हो गया ये कमजोर हो गए, ठीक है। इसके बाद कमजोर हो गए। इसके बाद हालांकि कौन आता है बताइए, यशःकर्ण। और यशःकर्ण के बाद गयाकर्ण। तो कमजोर हो जाते हैं और इनका क्या हो जाता है बताइए, पतन हो जाता है, ठीक है। और त्रिपुरी साम्राज्य मिला लिया जाता है चंदेल में। त्रिपुरी, त्रिपुरी इसका विलय हो जाता है। किसमें विलय हो जाता है, चंदेल। क्योंकि चंदेल शक्तिशाली हो गए ना कीर्तिवर्मन, तो पहले चंदेल को पीटेंगे कलचुरी, फिर कलचुरी का विलय हो जाएगा फिर से चंदेल में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा बताइए, ये इनका विलय हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे बताइए, कलचुरी। अंतिम है हमारे, इसके बाद क्या बताइए, जजाक भुक्ति का चंदेल, ठीक है। क्लियर है ना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा राजपूत काल में है, लगातार ये शासक हैं,
और ये सब चीजों को इसीलिए कोई पढ़ाता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा 10 मिनट में चंदेल देख लेते हैं, जिससे आज की वन शॉट क्लास में कंप्लीट हो जाए और इसके साथ ये रिकॉर्डिंग भी फिनिश हो जाए, ठीक है। चलिए, चंदेल। इन्हें जिजाक भुक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि एक शासक था जिजाक, वो बहुत ही ज्यादा प्रतापी था। उसने नाम पे ही सुबंत का नाम इसने जिजाक भुक्ति कर दिया। वही है जिन्होंने प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का क्या कराया है, बताइए, निर्माण कराया है, ठीक है। तो आप बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनते हैं आल्हा ऊदल की। आल्हा ऊदल जो आपके मैहर में हुए थे, इनका गायन आज भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है? आल्हा और ऊदल। तो आल्हा और ऊदल ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे? चंदेलों के। और यही आगे चल के पृथ्वीराज चौहान से लड़ेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए, तो इनका जो क्षेत्र था मुख्य रूप से वो कौन सा था क्षेत्र? बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र इनका क्या था, बताइए? बुंदेलखंड था। कौन सा क्षेत्र था इनका? बुंदेलखंड था। मुख्य रूप से हम देखें तो इनके ये अपने आप को मतलब आत्रेय ऋषि के वंशज कहते हैं, कि हम कौन है? आत्रेय ऋषि के क्या हैं हम? वंशज हैं, अपने आप को बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। इसका संस्थापक है नन्नूक। आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है। आप संस्थापक बताएंगे कौन है, बताइए? नन्नूक है, 831 ईस्वी। क्लियर है ना। इसके बाद अगले तो कई शासक आते हैं, लेकिन हमें उन्हीं को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। अगला शासक आता है जय शक्ति, ठीक है। तो ये जो जय शक्ति रहता है, जो अगला शासक, ठीक है, तो ये इसी को जिजाक भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? जिजाक। इस वंश का अपने नाम पे ये रखता है, नाम क्या रखता है? जिजाक भुक्ति वंश। जिजाक भुक्ति वंश ही क्या है, बताइए? चंदेल वंश है, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे मतलब शासक आते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक अगला रहता है वो कौन रहता है? चंदेल शासक यशोवर्मन। ये चंदेलों का बहुत ज्यादा यश बढ़ाता है। कौन, बताइए? यशोवर्मन। क्योंकि ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा मतलब इस समय राष्ट्रकूट और प्रतिहार इन दोनों की छुट्टी करता है, दोनों की, राष्ट्रकूट की भी और गुर्जर प्रतिहार की। क्योंकि पहले ये गुर्जर प्रतिहार का संबंध था, ठीक है, लेकिन आगे चल करके ये इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है पूरे मध्य भारत में कि ये खुद ही गुर्जर प्रतिहार की क्या कर देता है? छुट्टी कर देता है। पहले इनकी सहायता करता है और सहायता करने के बाद क्या कर देता है? छुट्टी कर देता है, ठीक है। चलो, तो आपसे पूछता है कि किस शासक ने गुर्जर प्रतिहारों की छुट्टी कर दी? तो कौन है, बताइए? यशोवर्मन। अभी हाल का ही बहुचर्चित मामला, आप खजुराहो का विष्णु मंदिर देखें, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था ना, जिसके बारे में न्यूज चल रही थी, तो वो विष्णु मंदिर यही बनवाया है, ठीक है। खजुराहो का विष्णु मंदिर। खजुराहो में आप देखेंगे, हम पढ़ाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, पहले 85 मंदिरों का समूह था, अब कितना बचे रह गए? 25। तो उसी 25 में से जो विष्णु मंदिर है, तो विष्णु मंदिर किसने बनवाया है, बताइए? किसने? यशोवर्मन में बनवाया है, ठीक है। और कनिंघम ने इसी को चतुर्भुज मंदिर कहा है, ठीक है। कनिंघम ने इसे क्या कहा है? चतुर्भुज मंदिर कहा है, ठीक है। अगला राजा है धंग। यशोवर्मन के बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट राजा है वो कौन आता है? धंग। और धंग के बाद आता है धंग का पुत्र गंड, ठीक है। क्लियर है। तो जो धंग है, तो ये वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पहले यशोवर्मन ने जीपी की छुट्टी कर दी, और इसके पहले ये क्या कहते थे? इनके सामंत। अब सामंत से ही क्या बन जाएंगे? राजा। तो वास्तविक संस्थापक कौन बोला जाएगा? धंग। और संस्थापक कौन बोला जाएगा? नन्नू। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, है ना। अब ये जो है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट रहेगा, और मतलब जितने भी इस समय सब लोग रहेंगे, क्योंकि इसके समय में
प्रतिहार इसके अधीन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी जितने भी लोग रहेंगे सब इसके अधीन में आ जाएंगे। किसके अधीन में आ जाएंगे बताइए? धंग। क्योंकि प्रतिहार इसके अधीन में, अब प्रतिहार के अधीन में सभी सामंत, तो सभी सामंत किसके अधीन आ जाएंगे? राजा धंग के। ठीक है, और ये बहुत सारे निर्माण कार्य कराएगा वहीं खजुराहो में। खजुराहो में बैद्यनाथ का मंदिर बनवाएगा। ठीक है, खजुराहो में कौन सा बनाएगा बताइए? बैद्यनाथ, जिननाथ, विश्वनाथ, जिननाथ, विश्वनाथ, ये सब मंदिर कौन बनाया है बताइए? राजा धंग ने। इसके बाद इसका पुत्र आएगा बताइए? गंड। और गंड के बाद सबसे, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गंड के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक आएगा। कौन आएगा बताइए? विद्याधर। कौन आएगा बताइए? विद्याधर आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा क्या था बताइए? शक्तिशाली शासक था, है ना। विद्याधर के समय में ही, ठीक है, तो कन्नौज में राज्यपाल, कन्नौज का शासक, देखो विद्याधर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्याधर का समय चल रहा है। ठीक है, विद्याधर के समय में नाम मात्र का सामंत बैठा है, जिसका नाम क्या है? राज्यपाल। जो कहाँ बैठा है बताइए? कन्नौज में। और ये राज्यपाल क्या है बताइए? सामंत है। किसका सामंत है? विद्याधर का सामंत रहेगा। ठीक है, तो इसी के समय में अटैक हुआ है, किसका बताइए? महमूद गजनी का, या जिसे आप महमूद गजनवी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर जाता है? भाग जाता है, मैदान छोड़ करके भाग जाता है। तो कौन आता है बताइए? विद्याधर। तो विद्याधर पहले क्या है बताइए? इसको मार डालता है, और इसके बाद ये परास्त कर देता है। किसको? महमूद गजनवी को। कि तुम मैदान छोड़ करके क्यों भागे? तुम मेरे सामंत हो, मेरी बेइज्जती कराए, तो चलो अब मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता हूं। तो इसको भी मार देगा और उसको परास्त कर देता है। तो पूछता है महमूद गजनवी को परास्त करने वाला शासक तो कौन था? चंदेल शासक विद्याधर। और विद्याधर ने राज्यपाल को क्यों मारा? क्योंकि उसने उसकी नाक कटा ली, तो इसलिए उसको क्या कर दिया बताइए? मार दिया। दो युद्ध, 10-19, 10-22, यहाँ पे दो, एक 10-19 में और 10-22 में महमूद गजनवी दो युद्ध लड़ता है, दोनों में ये जीत जाता है और बहुत बुरी तरह परास्त करता है। किसको? महमूद गजनवी को। विद्याधर इतना ज्यादा शक्तिशाली रहता है कि ये राजा भोज को भी पराजित करता है। परमार शासक उस समय कौन है बताइए? राजा भोज। तो राजा भोज को भी ये क्या करता है बताइए? पराजित करता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार मतलब इसके बाद मतलब जो है तो अंतिम अंतिम प्रतापी शासक कौन आता है बताइए? कीर्ति वर्मन आता है। कौन आता है बताइए? कीर्ति वर्मन आता है। और उसके बाद परमार्मी देव। फिर इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत में चला जाता है। अगला शासक, ठीक है, तो विद्याधर के बाद कौन आएगा बताइए? कीर्ति वर्मन। और कीर्ति वर्मन के बाद परमार्मी देव। ठीक है, यही परमार्मी देव के दो सेनापति रहते हैं, जिनका नाम क्या रहता है? आल्हा और उदल। ये इनको लड़ने के लिए भेजता है। किसके पास भेजता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं और ये इसमें मारे जाते हैं, यानी कि वीर गति को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये थी हमारी किसकी कहानी बताइए? पूरे चंदेल वंश की क्या थी बताइए? कहानी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके बाद आगे चल करके इनका क्या होगा? तो आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में विलय हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत आएगी, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और ऐबक इनके साम्राज्य का अपने में क्या कर लेगा? विलय। ये थी पूरी चंदेल वंश की कहानी। ठीक है, तो ये था राजपूतों का इतिहास। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, राजपूत पार्ट 1 पार्ट